हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है लो क्राइटेरिया में। और आज हम बात करेंगे आज़ाद भारत के अपने कानून के बारे में, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। करीब 2 दर्जन धाराओं में न्यूनतम सज़ा इसमें तय की गई है और भी इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। इसके अंदर वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चे की खरीद फरोख्त करना, गैर इरादतन हत्या, संगठित अपराध का सदस्य होना, संगठित अपराध से प्राप्त संपत्ति पर कब्जा, आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाना, आतंकी गतिविधियों के लिए कैंप आयोजित करना, किसी ऐसे व्यक्ति को शरण देना जिसने कोई आतंकवादी कृत्य किया हो, भीख मांगने के उद्देश्य से किसी बच्चे का अपहरण करना, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, चोरी, डकैती सहित कुछ अन्य धाराओं में न्यूनतम सज़ा इसमें तय की गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में 25 धाराओं में न्यूनतम सज़ा तय की गई है, जबकि पुराने कानून में न्यूनतम सज़ा का प्रावधान नहीं था। इसमें 41 धाराओं में सज़ा बढ़ाई गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में 41 ऐसी धाराएं हैं जिनमें सज़ा का प्रावधान पुराने कानून की तुलना में बढ़ाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अपराध जिनमें पुराने कानून की तुलना में नए कानून में सज़ा बढ़ाई गई है, तो हम आपको बताते हैं पुराने कानून में क्या सज़ा थी और नए कानून में क्या सज़ा है। पब्लिक द्वारा 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अपराध के लिए उकसाना, इसमें नए कानून में 7 वर्ष और जुर्माना है, लेकिन पुराने जो कानून था उसमें 3 वर्ष जुर्माना या दोनों था। और इसके अलावा लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुंचाना, जिसमें नए कानून में 5 वर्ष तक का जुर्माना है और पिछले कानून में 3 वर्ष तक का जुर्माना था। वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से संबंधित मामलों में प्रावधान है, जिसमें नए कानून में 5 से 10 साल तक की इसमें सज़ा है, लेकिन पुराने कानून में 5 से 7 वर्ष सज़ा थी और जुर्माना था। इसके आगे गैर कानूनी जमावड़ा, हिंसा, हथियारों से लैस यदि कोई पाया जाता है तो इसमें 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना नए कानून में है, और पुराने कानून में 3 वर्ष तक सज़ा थी और जुर्माना था। 10 या अधिक दिनों तक गलत तरीके से बंधक बना के किसी को रखते हैं तो इसमें नए कानून में 5 वर्ष तक की सज़ा है और पुराने कानून में 3 वर्ष तक की इसमें सज़ा का प्रावधान था। अब इसके आगे बात करते हैं। तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण करना, इसमें अब जो नया कानून है उसमें 10 वर्ष तक की सज़ा है, लेकिन पुराने कानून में 7 वर्ष तक की इसमें सज़ा का प्रावधान था। काफ़ी कुछ इसमें बदलाव किया गया है, तो इसमें आगे और चलते हैं। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने से रोकने के लिए दस्तावेज को यदि कोई नष्ट करता है तो उसे नए कानून में 3 वर्ष तक की सज़ा है और पुराने कानून में इसमें 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान था। आपराधिक विश्वासघात के लिए दंड की सज़ा, इसमें 5 से 7 वर्ष तक का जुर्माना नए कानून में रखा गया है और पुराने कानून में इसमें 3 वर्ष तक की सज़ा, 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना था। इसके आगे चलते हैं। 82 धाराओं में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई। आईपीसी की कुल 82 धाराओं में पुराने कानून की तुलना में नए कानून भारतीय न्याय संहिता में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, और कई ऐसी धाराएं जिनमें जुर्माने की रकम 50 रुपये या उससे कम थी उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। यही नहीं, 500 रुपये से 1000 रुपये तक जुर्माने वाले अपराध को बढ़ाकर जुर्माने की राशि को उसमें 10,000 रुपये तक कर दिया गया है। ज़्यादातर धाराओं में जुर्माने की न्यूनतम राशि तय की गई है, जबकि कुछ धाराओं में जुर्माने की अधिकतम राशि तय करने का अधिकार न्यायाधीश पर छोड़ दिया गया है, जो 50,000 रुपये तक भी है। अब आगे चलते हैं। सामुदायिक सेवा की सज़ा देने की परिस्थितियाँ और अपराध तय। लोक सेवक अवैध रूप से व्यापार में शामिल हो, विधिक शक्तियों के इस्तेमाल को रोकने की कोशिश के लिए आत्महत्या का प्रयास करना, पहली बार 5,000 रुपये से कम के मामले में, और चोरी का सामान वापस करने की स्थिति में, शराब के नशे में सार्वजनिक तौर पर गलत व्यवहार करना और मानहानि के मामले में पहली बार नए कानून में दोषियों को सामुदायिक सेवा करने की सज़ा का प्रावधान किया गया है।
ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव जिनका लाभ पीड़ितों को मिलेगा, जिसमें 0 एफआईआर संबंधित थाने की सीमा से बाहर की जा सकेगी। मतलब 0 एफआईआर संबंधित जो थाना है उसकी सीमा से बाहर की जा सकेगी। ई एफआईआर के लिए कानून में प्रावधान जोड़े गए हैं। राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी पदनामित करेगी जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना देगा। पुलिस अधिकारी 90 दिन के भीतर पीड़ित को जांच में हुई प्रगति की सूचना, जिसमें डिजिटल माध्यम से सूचना देना शामिल है। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान एक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यौन उत्पीड़न के पीड़िता का बयान उसके आवास पर एक महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज करना अनिवार्य होगा। बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता पिता या अभिभावक उपस्थित रह सकते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस सरकार वापस लेना चाहती है तो पीड़ित पक्ष को सुनवाई का अवसर मिलेगा। उसके अलावा आरोप पत्र दायर करने के बाद यदि आगे की जांच की आवश्यकता है तो उसे 90 दिनों में पूरा किया जाएगा। 90 दिन से अधिक का समय केवल न्यायालय की अनुमति से ही इसमें दिया जाएगा। आरोपित व्यक्ति आरोप तय किए जाने की नोटिस की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर रिहाई के लिए अपील कर सकता है। बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश 30 दिनों की अवधि के भीतर यथास्थिति निर्णय दे सकेगा, जिसे विशिष्ट कारणों से 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध का एक नया प्रावधान सम्मिलित किया गया है। मतलब मॉब लिंचिंग में दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 वर्ष की इसमें सज़ा, आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड की सज़ा का प्रावधान इस नए कानून में किया गया है। गंभीर चोट के कारण लगभग निष्क्रिय स्थिति में जाने अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर अब और कठोर दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध होते हैं, उसमें शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे अथवा पहचान प्रकट करने आदि के आधार पर यौन संबंध बनाने का एक नए अपराध की श्रेणी में से शामिल किया गया है। अब गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान इसमें किया गया है। बच्चों से अपराध कराने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम 7 से 10 वर्ष की सज़ा का इसमें प्रावधान है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में दुष्कर्म पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का इसमें प्रावधान है। अब आगे बात करते हैं, भारत के बाहर रहकर उकसाना भी एक अपराध की श्रेणी में इसमें माना गया है। भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा भारत में किए गए अपराध के लिए उकसाना नए कानून की धारा 48 के तहत अपराध है। यह ऐसे व्यक्तियों का द्वारा किए गए कृत्य को अपराध की श्रेणी में शामिल कर देगा जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत में अपराध करने की साजिश रचते हैं। धारा 106(1) में जल्दबाजी या लापरवाही के कारण मृत्यु पर सज़ा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। हालांकि चिकित्सकों के लिए सज़ा 2 साल ही होगी। वाहन की चोरी, वाहन से चोरी, सरकारी संपत्ति की चोरी और किसी भी पूजा स्थल में मूर्ति या आइकन की चोरी शामिल है। BNS 2030 की धारा 305 में ऐसी चोरी के लिए 7 साल की सज़ा का इसमें प्रावधान किया गया है। अब विचाराधीन कैदियों को क्या कुछ राहत इसमें दी गई है। पहली बार अपराध करने वालों को प्ली बार्गेनिंग यानी कि अपराध स्वीकार कर लेना में कम सज़ा, ऐसी सज़ा का 1/4 और 1/6 हिस्सा दी जाएगा। मतलब कि सज़ा इसमें कम कर दी गई है। जहाँ विचाराधीन कैदी आधी या 1/3 अवधि पूरी कर लेता है तो जेल अधीक्षक को अदालत को तुरंत लिखित में आवेदन देना होगा। इस नए कानून के तहत विचाराधीन कैदी को आजीवन कारावास या मौत की सज़ा में रिहाई उपलब्ध नहीं हो सकती। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए सहमति या असहमति पर सक्षम अधिकारी 120 दिनों के अंदर निर्णय लेगा। यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि प्रोसिक्यूशन की अनुमति प्रदान हो गई है। अब इसमें संपत्तियों का निपटारा। पुलिस स्टेशन में बड़ी संख्या में केस संपत्तियां पड़ी रहती हैं। ऐसी स्थिति में जांच के दौरान अदालत या मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति का
विवरण तैयार करने और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के बाद भी संपत्तियों को त्वरित निपटारा फोटो वीडियोग्राफी करने के 30 दिन के भीतर संपत्ति के निपटान, डिस्ट्रक्शन, जब्ती या वितरण का आदेश इसमें शामिल किया गया है। पहली बार के अपराधी के प्रति करुणा के साथ न्याय, इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून में पहली बार के अपराध जो करते हैं उनके बारे में बदलाव किया गया है। पहली बार जब किसी ने अपराध किया है तो उसके साथ न्याय के लिए पुनर्वास और करुणा पर जोर दिया गया है। पहली बार के अपराधियों के लिए न्यूनतम सज़ा कम की गई है और पहली बार के विचाराधीन कैदियों के लिए ज़मानत में उदारता दी गई है और गलतियों को सुधारने का अवसर दिया गया है। छोटी चोरी के साथ छोटे अपराधों के लिए बिना किसी पूर्व आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति एवं दृष्टिकोण रखा गया है, जिसके तहत दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी बना है और उस पर जो धारा लगी है उसके तहत यदि 1/3 कारावास काट चुका है तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। नए कानून में हटाई गई कई धाराएं। पुराने कानून के अनुभवों के आधार पर सरकार ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी की 19 धाराओं को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राजद्रोह, आत्महत्या के प्रयास, व्यभिचार, किसी जुलूस में जानबूझकर हथियार ले जाने और हथियारों के साथ ड्रिल करने, मॉप से संबंधित अपराधों के बाबत विशेष अधिनियम की व्यवस्था है। लिहाजा इसमें संबंधित आईपीसी की धारा 264 से 267 के अलावा गैर ज़रूरी कई धाराओं को इसमें से हटा दिया गया है। आगे चलते हैं। ट्रायल इन अब्सेंटिया, घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान नए कानूनों में किया गया है। अगर 90 दिनों के भीतर न्यायालय के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा, सज़ा भी होगी ऐसे अपराधी को। अगर वह विदेश में है तो उसे वापस लाने की प्रक्रिया भी जल्द कर पाएंगे, क्योंकि उसका स्टेटस दूसरे देश में सज़ा प्राप्त व्यक्ति का होगा। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद, संगठित अपराध पर सख्ती। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 में संगठित अपराध, आतंकवाद पर सख्ती का प्रावधान किया गया है। धारा 111 में संगठित अपराध, धारा 112 में छोटे मोटे संगठित अपराध और धारा 113 में आतंकवाद की परिभाषा और उससे जुड़ी सज़ा के प्रावधान पर विस्तार से बताया गया है। आतंकवाद की परिभाषा पहली बार भारतीय न्याय संहिता में शामिल की गई है। आज़ादी के 75 साल तक और 4 दशक के आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश के आपराधिक न्याय कानूनों में आतंकवाद की परिभाषा ही नहीं थी। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस के तहत आतंकवाद का परिचय कराते हुए आतंकवाद की परिभाषा इसमें शामिल की गई है। धारा 113 में परिभाषा विस्तार से दी गई है और धारा 7 उपधारा में यह बताया गया है कि किस तरह की गतिविधि को आतंकवाद कहा जाएगा और उसकी सज़ा क्या होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि किसी तरह का संदेह होने पर पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी पर यह घोषित करेंगे कि मुकदमा आतंकवाद की धारा में दर्ज किया जाएगा या फिर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। संगठित अपराध पर नकेल कसेगी नई व्याख्या। देश में संगठित अपराध ही एक राज्य से शुरू हुए और कई राज्यों तक फैल जाते हैं। गैंग बनाकर अपराध करते हैं, अपराध करने वाले को पकड़ते थे, उसका हाथ होता था लेकिन दिमाग किसी और का होता था। 120B की निर्बल धारा से उसे कानून के शिकंजे में लाते थे और नए कानून में संगठित अपराध के लिए नई व्याख्या जोड़े जाने से संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम इसमें होगा। धारा 111 में संगठित अपराध की परिभाषा और सज़ा को 7 उपधाराओं में रखा गया है। धारा 112 में छोटे मोटे संगठित अपराध को रखा गया है जो किसी समूह या गिरोह के सदस्य होते हुए अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, छीना झपटी, धोखाधड़ी, टिकटों की अनाधिकृत बिक्री, अनाधिकृत सट्टा या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की बिक्री या कोई अन्य इसी तरह का अपराध कृत्य करता है उसे छोटा संगठित अपराध करने वाला कहा जाएगा।
अब राजद्रोह नहीं देश की एकता अखंडता को खतरे में डालने पर कठोर दंड होगा। राज्य के शासन की रक्षा के लिए जब ब्रिटिश का शासन था तब रानी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, लेकिन ऐसा करने वाले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। महात्मा गांधी, लोकमान्य गंगाधर तिलक, वीर सावरकर सहित कई गणमान्य लोग सालों जेल में रहे। इमरजेंसी के समय भी इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन नए कानून में अंग्रेज़ी कॉन्सेप्ट राजद्रोह की धारा 122 पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है, मगर देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। देश के खिलाफ बोलने पर देश के खिलाफ लिखने, चित्र बनाकर या इलेक्ट्रॉनिक संचार से सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधि के लिए उत्तेजित करना या उत्तेजित करने का प्रयास करना, अलगाववादी गतिविधियों की भावना को प्रोत्साहित करना, भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालना, ऐसे किसी कार्य में जो व्यक्ति लिप्त होता है उसे आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक की कारावास की सज़ा से दंडित किया जाएगा और जुर्माना दोनों होगा। ये नए कानून के अंदर है। अब बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें पुलिस की क्या जवाबदेही है? इसमें समय पर त्रुटि रहित न्याय ये इसमें शामिल किया गया है। पुलिस की जवाबदेही है धारा 48। नए कानून में पुलिस की जवाबदेही तय की गई है। पुलिस अब जिसे भी थाने ले जाकर हिरासत में रखेगी या गिरफ्तार करेगी, उसकी जानकारी हर थाने में एक ई-रजिस्टर और कागजी रजिस्टर में लिखना होगा। उसमें लिखना पड़ेगा कि कितने लोग हिरासत में हैं और कहाँ से हिरासत में लिए गए हैं। यह प्रदर्शित करना पड़ेगा, जिसमें अब किसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण की अर्जी लगानी न पड़े। यहाँ प्रावधान किया गया है कि जिसकी गिरफ्तारी की गई है उसके रिश्तेदार या उसकी तरफ से नामित व्यक्ति को सूचना दें। साथ में जिला पुलिस अधिकारी को भी यह जानकारी देनी होगी। गिरफ्तारी के लिए प्रावधान, हथकड़ी लगाने के नियम, इसमें बदलाव किया गया है। गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति पर पकड़ बनाए रखने जब तक कि हिरासत में समर्पण न हो। मतलब गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति पर पकड़ बनाए रखेगा जब तक कि हिरासत में समर्पण न हो। हालांकि महिला की गिरफ्तारी के मामले में जब तक परिस्थितियों के कारण अन्यथा अपेक्षित न हो, जब तक पुलिस अधिकारी महिला के शरीर को स्पर्श नहीं करेगा। अगर व्यक्ति गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध या बचने का प्रयास करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग कर सकता है। पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। ऐसे अपराधी जो आदतन या बार बार अपराधी हों या जो हिरासत से भागा गया हो, जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, मादक पदार्थ से संबंधित अपराध, अवैध रूप से हथियार और गोला बारूद रखने या हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक, सिक्कों और करेंसी नोटों की जालसाजी, मानव तस्करी, बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध किया हो। अपवाद की परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जहां ऐसी परिस्थितियां हो वहां महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट देकर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया हो या गिरफ्तारी की जानी हो। इसके बाद बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जोड़े गए नए प्रावधान और बदलाव क्या क्या हैं। इसमें जो धाराएं जोड़ी गई हैं यह हम आपको बताएंगे अगले वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आपने देखा, आप इसको समझिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जोड़े गए नए प्रावधान और बदलाव क्या क्या किए गए हैं, कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं, ये हम आपको बताएंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए।